हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। विक्षेपण रहित विचलन को परिभाषित कीजिए। इसकी आवश्यक शर्त एवं परिणामी विचलन के लिए सूत्र का निरूपण कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण की चर्चा करें। मान लीजिए आपके पास में एक प्रिज्म है कुछ इस तरीके से। इसका प्रिज्म कोण मान लेते हैं ए है तथा इस प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू मान लेते हैं। पर यह अपवर्तनांक किस रंग के लिए है? मतलब सामान्यतः जो ये म्यू बोला जाता है ये किसके लिए बोला जाता है? क्या श्वेत प्रकाश का म्यू होता है? नहीं। तो कॉची एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो अपवर्तनांक होता है वह अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। लैम्डा का मान जितना ज़्यादा होता है अपवर्तनांक का मान उतना ही कम होता है। जिसका मतलब है कि अगर एक श्वेत प्रकाश है तो उसमें क्योंकि 7 रंग होते हैं तो उन 7 रंगों का जो अपवर्तनांक होगा वह भी अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि इस बैगनी के लिए अपवर्तनांक म्यू भी है, आई के लिए म्यू आई, बी के लिए म्यू बी, जी के लिए म्यू जी, वाई के लिए म्यू वाई, ऑरेंज के लिए म्यू ओ, रेड के लिए म्यू आर। इन अपवर्तनांकों में उतना ज़्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए सामान्यतः बोला जाता है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है। लेकिन हम यहाँ इस प्रश्न में अलग अलग रंग की प्रकाश के लिए अलग अलग अपवर्तनांक लेंगे। अब यहाँ पे हमें 3 रंग के ही अपवर्तनांक काम में आएंगे। पहला है बैगनी जिसको बोल देते हैं म्यू वी, दूसरा है येलो जिसको बोल देते हैं म्यू वाई, तीसरा है रेड जिसको बोल देते हैं म्यू आर। तो इन 3 रंगों के लिए हमने अपवर्तनांक का मान लिख लिया प्रिज्म का। मान लेते हैं कि अब एक श्वेत प्रकाश का स्रोत इधर है कुछ, जिसे एस नाम दे देते हैं। तो इससे निकलने वाली किरण अगर प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाएगी। सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का, क्योंकि अगर आप देखें तो लैम्डा का मान जिस तरह से बढ़ेगा अपवर्तनांक का मान उस तरह से घटेगा, और अगर अपवर्तनांक का मान घटता है तो विचलन भी घटता है। और सबसे ज़्यादा विचलन होगा बैगनी रंग का। ये आपका लाल हो गया, ये आपका बैगनी हो गया। और पीला रंग इन्हीं दोनों के बीच में कहीं पे होता है, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं इसको। ये आपका पीला रंग हो गया। और भी 2-3 रंग जो हैं वो होते हैं, बाकी सारे रंग इधर ही बीच बीच में होते हैं। तो यहाँ पे अगर इस प्रकाश के किरण को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग रंग का विचलन अलग अलग कोण से हुआ है। सबसे ज़्यादा हुआ है बैगनी का और सबसे कम हुआ है लाल का। तो अगर हम बात करते हैं प्रिज्म से विचलन की, तो विचलन का मतलब हम समझते हैं कि पीले रंग का विचलन कितना हुआ। तो यहाँ पे पीले रंग के विचलन को लिखा जाता है डेल वाई बराबर पीले रंग के लिए अपवर्तनांक म्यू वाई माइनस 1 गुणे प्रिज्म का कोण अर्थात ए। इसी तरीके से अगर हम लाल रंग के लिए विचलन का मान लिखें तो वह हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 गुणे ए, तथा बैगनी के लिए लिखें तो हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 गुणे ए। तो यहाँ पे जो ये यहाँ से यहाँ तक का कोण है ये कोण डेल वाई है, और इसी कोण को बोला जाता है कि ये विचलन कोण है। क्योंकि जो पीला रंग होता है ना वो इस वर्ण विक्षेपित प्रकाश तरंग के कहीं ना कहीं बीच में होता है, इसलिए जैसा कि आपको पता होगा कि हमेशा औसत की ही बात करी जाती है लगभग, इसलिए हम औसत अवस्था को ले लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से इस कोण को देखें, यहाँ से यहाँ तक वाली कोण को, तो यह कोण जितना ज़्यादा होगा उतना ही आने वाली तरंग अलग अलग रंगों में बट जाएगी। तो इसीलिए इस कोण को अगर हम अल्फा नाम दे देते हैं तो अल्फा को बोला जाता है विक्षेपण कोण। और विक्षेपण कोण का अगर आप यहाँ पे मान देखोगे तो वो हो जाएगा डेल वी माइनस डेल आर, अर्थात तरीके से इसको लिख देंगे। अब अगर हम इसका मान लिखना चाहें तो ये बराबर हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर गुणे प्रिज्म कोण। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमसे बात करी जा रही है विक्षेपण रहित विचलन की, अर्थात यहाँ पे विक्षेपण तो नहीं होना चाहिए, केवल विचलन होना चाहिए। इस चीज को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रिज्म किसी भी एक किरण में मौजूद सारे रंगों को बांटने का काम करता है। तो अगर इसी प्रिज्म को उल्टा करके हम आगे लगा दें तो ये सारे बटे हुए रंग को एक में मिला देता है। तो स्थिति को अगर हम कुछ देखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से श्वेत प्रकाश अर्थात व्हाइट लाइट आ रही है अंदर प्रिज्म में। अब यहाँ पे हमने एक प्रिज्म को कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब हमने एक उल्टा करके प्रिज्म को कुछ इस तरीके से लगा दिया, तो होता यह है कि जो अलग अलग रंगों में यह प्रकाश बटी हुई है वह वापस इस दूसरे वाले प्रिज्म से गुजरने के बाद में एक में मिल जाती है तथा हमें बाहर श्वेत प्रकाश मिलता है। तो इस चीज को बोला जाता है कि विक्षेपण रहित विचलन। अगर हम मान लेते हैं कि जो पहला प्रिज्म है उससे विचलन डेल 1 हुआ और दूसरा प्रिज्म है उससे डेल 2 हुआ, तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिशा में रखे हुए हैं इसलिए अगर मान लेते हैं डेल 1 धनात्मक है तो डेल 2 ऋणात्मक लिया जाएगा।
तथा हम मान लेते हैं कि जो पहले प्रिज्म द्वारा विक्षेपण कोण है वह α1 है और उसे धनात्मक ले लिया, तो जो α2 होगा उसका मान ऋणात्मक होगा। अब विक्षेपण रहित विचलन होने की जरूरी है कि विचलन तो हो, अर्थात ये विचलन तो हो, जिसका मतलब है कि जो डेल्टा का मान होना चाहिए, जिसको हम लिख सकते हैं Δ1 प्लस Δ2 के बराबर, ये 0 नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी शर्त ये होगी कि जो α1 है और जो α2 है इनका जो योग है वह 0 आना चाहिए, अर्थात हमें विक्षेपण नहीं मिलना चाहिए। पहले प्रिज्म को हम P1 नाम दे देते हैं, दूसरी प्रिज्म को हम P2 नाम दे देते हैं। तो हम P1 और P2 के लिए कुछ चीजें मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो P1 का प्रिज्म कोण है वह A1 है, तथा पहले प्रिज्म के लिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक μV1 है, लाल रंग का अपवर्तनांक μR1 है तथा पीले रंग का अपवर्तनांक μY1 है। इसी तरीके से इसके लिए भी प्रिज्म कोण A2, बैगनी रंग का अपवर्तनांक μV2, लाल रंग का अपवर्तनांक μR2 ले लिया, पीले रंग का अपवर्तनांक μY2 ले लिया। तो यहाँ पे अगर हम Δ1 का मान लिखना चाहें तो वह बराबर हो जाएगा, मैंने यहाँ पे Δ1 को धनात्मक ले रखा है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि पीले रंग को ही हम लोग बोलते हैं विचलन कोण, अर्थात जो डेल्टा का मान हो जाएगा वह पीले रंग का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Δ1 हो जाएगा आपका μY1 माइनस 1 गुणे A1, क्योंकि पहले प्रिज्म के लिए पीले रंग के लिए अपवर्तनांक मैंने μY1 मान रखा है। इसी तरीके से Δ2 जो हो जाएगा, क्योंकि Δ1 को हमने धनात्मक ले लिया तो Δ2 को ऋणात्मक लेना पड़ेगा, μY2 माइनस 1 गुणे A2 के बराबर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ α1 और α2 का मान, तो α1 हो जाएगा आपका, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस सूत्र से हम बोल सकते हैं कि α1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा μV1 माइनस μR1 गुणे A1। इसी तरीके से लिख सकते हैं α2 का मान हो जाएगा μV2 माइनस μR2 गुणे A2 के बराबर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर हमने α1 को धनात्मक ले लिया तो α2 को ऋणात्मक लेना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे ऋण चिन्ह लगा देंगे। अब क्योंकि विक्षेपण नहीं होना चाहिए, अर्थात α1 और α2 का जो योग होना चाहिए वह 0 के बराबर होना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि μV1 माइनस μR1 गुणे A1 माइनस μV2 माइनस μR2 गुणे A2, ये आपका होना चाहिए 0 के बराबर। पहली शर्त तो ये हो गई। और अगर हम विचलन का सूत्र लिखें तो डेल्टा का मान हो जाएगा Δ1 प्लस Δ2। तो डेल्टा का मान अगर हम लिखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डेल्टा जो है Δy के बराबर होगा। इसका प्रयोग करें तो यहाँ हो जाएगा μY1 माइनस 1 इंटू A1, क्योंकि Δ1 को धनात्मक ले लिया तो Δ2 को ऋणात्मक लेना पड़ेगा, अर्थात यहाँ लिखना पड़ेगा गुणे A2, ये दूसरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमने विचलन कोण का मान निकाल लिया। तो इस तरीके से जब विक्षेपण रहित विचलन की बात की जाती है तो विचलन कोण का मान ये होता है, समीकरण 2। इस तरीके से हमने प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।